दोस्तों, आज है 11 जून और आज का हम मुख्य समाचार को देखते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज का मुख्य समाचार क्या है। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट न्यूज़। आज का फर्स्ट न्यूज़ है, जो हमारा देश में ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, उसके बाद जितना पाकिस्तान जो है वो झूठे आरोप लगा रहा था कि हमने इतने फाइटर जेट्स को मार गिराया, यानी जितने प्रकार का झूठा आरोप लगा रहा था, उसके लिए हमारे देश में जो है वो सांसदों की कमेटी बुला करके और उन्हें कई देशों में जो है वो भेजा जा रहा था, ताकि यह बता सके कि जो पाकिस्तान आरोप लगा रहा है वह सरासर झूठा है। इस आरोप को जो है वो झूठा बताने के लिए दुनिया भर में जो है वो सांसदों को भेजा गया था, ताकि पाकिस्तान का जो सच्चाई है वो उसे पूरी दुनिया में बताया जा सके। जो वो अफवाह फैला रहा था मीडिया के थ्रू कि हमने इतना जो है भारत का नुकसान कर दिया है, और हमने जो भी ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था उसको उन्होंने तो सफल घोषित कर दिया था पाकिस्तान ने, लेकिन इसको गलत साबित करने के लिए भारत ने जो है वो विदेशों में सांसदों को भेजा था, ताकि इसकी सच्चाई को पता कर सके। चलिए देखते हैं इसके बारे में। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के विरुद्ध भारत के कड़े रुख से दुनिया को अवगत कराने के लिए भेजे गए सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधि मंडलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो आने के बाद जो है मुलाकात किए, ठीक है, उन सांसदों से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। पाकिस्तान को दुनिया भर में बेनकाब कर वापस लौटे प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों प्रधानमंत्री ने मंगलवार को मुलाकात की। इस सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडलों में कई दलों के नेता जो थे वो शामिल थे, ठीक है, जिसमें से 7 लोक कल्याण मार्ग में स्थित आवास में नेताओं ने मुलाकात की। कहाँ पे? 7 लोक कल्याण आवास में जो है वो नेताओं के साथ जो है प्रधानमंत्री ने मुलाकात की मंगलवार को, ठीक है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट इसके बारे में। सदस्यों ने प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा किए। केंद्र सरकार पहले से ही 50 से अधिक व्यक्तियों को 7 प्रतिनिधि मंडल के कार्य की प्रशंसा कर चुकी है, ठीक है, जिसमें अधिकतर वर्तमान सांसद हैं। यानी जितने भी प्रतिनिधि मंडल भेजे गए थे उनमें से वर्तमान में जो सांसद है और पूर्व सांसद भी रह चुके हैं, उनको जो है वो भेजा गया था विदेशों में, ठीक है। इन प्रतिनिधि मंडलों का हिस्सा थे जिन्होंने 33 विदेशी राजधानियाँ, कहा कितने? 33 विदेशी राजधानियों में जो है और यूरोपीय संघ का दौरा किया, ठीक है, जिसमें से आप देख सकते हैं कि विदेश मंत्री जो है वो पहले ही जो है प्रतिनिधि मंडलों से जो है मिल चुके थे और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत के कड़े रुख को व्यक्त करने में उनके प्रयासों को सराहना कर चुके हैं, ठीक है। यानी प्रधानमंत्री मोदी से पहले ही जो है वो एस जयशंकर जो थे उन प्रतिनिधि मंडलों से मिल चुके थे, ठीक है। चलिए हम देखते हैं कि कौन कौन गए थे। तो 4 प्रतिनिधि मंडलों का नेतृत्व जो है सत्तारूढ़ यानी कि बीजेपी के जो है सांसदों ने किया था। कितने? 4, और जिनमें से भाजपा के 2 और जदयू के 1 और शिवसेना का 1 सांसद जो थे वो शामिल थे, जो कि अभी एनडीए गवर्नमेंट्स के रूप में चलती है, ठीक है। जबकि 3 का नेतृत्व जो है विपक्षी सांसदों ने किया, विपक्षी सांसदों ने किया था, जैसे सांसद में जिन्होंने जो है कांग्रेस, डीएमके और एनसीपी के 1 सांसद जो थे वो शामिल थे, ठीक है। तो इस प्रकार के था आज का दूसरा न्यूज़ जो है वो मणिपुर से है, जहाँ पे बहुत सारे अवैध रूप से अफीम और जो पैसा लूटा गया था उसको उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है, जो कि उसके लिए एक स्पेशल ऑपरेशन चलाया गया था। ऑपरेशन वाइट व्हेल जो है वो चलाया गया था मणिपुर में, ताकि उन सब को पकड़ा जाए और उसे सज़ा दिया जाए, ठीक है। चलिए हम देखते हैं इसके बारे में डिटेल देखते हैं। तो आज का ये दूसरा न्यूज़ होगा। चलिए देखते हैं क्या है इसके बारे में। मणिपुर गृह विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि DRI सीमा शुल्क, असम राइफल्स और मणिपुर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा चुंडचंद्रपुर जिले, कहाँ पे?
चंद्रपुर ज़िले में सीमावर्ती इलाकों में जो है वो ऑपरेशन वाइट व्हेल चलाया गया, ठीक है। जिसके तहत जो है संयुक्त टीम ने 54.29 करोड़ रुपये मूल्य की जो है 7,755.75 ग्राम हीरोइन और 87.57 लाख रुपये मूल्य की 6,736 ग्राम अफीम को जब्त किया है, ठीक है। अवैध रूप से जो ये सब काम कर रहे थे उनको जब्त कर लिया गया है। साथ ही 35.63 लाख रुपये की नगद राशि जो है वो जब्त किया गया है मणिपुर में, ठीक है। तो चलिए आज का हम थर्ड न्यूज़ को देखते हैं, जो कि पाकिस्तान को जयशंकर की खड़ी चेतावनी दिया गया है। उन्होंने कहा कि अगर फिर से ऑपरेशन जो सिंदूर हम चलाए थे, जो कि 22 अप्रैल को आतंकियों ने हमारे देश में छुप करके जो मारा था निर्दोषों को, अगर वैसा फिर से हरकतें करता है पाकिस्तान तो उसे घर में घुसकर मारेंगे, ऐसा कहा गया है जयशंकर के द्वारा, जो कि अभी विदेश यात्रा में है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं इसका आज का न्यूज़ को। आज का थर्ड न्यूज़ है। आज का न्यूज़ में बताया गया है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर जो है वो मंगलवार को चेतावनी दिया कि अगर आतंकी जो हैं हमलों के जरिए भारत को उकसाया, अगर आतंकी हमलों के कर करके छोटे छोटे हमलों कर करके अगर भारत को उकसाने का काम करते रहा बार बार और इस तरह से निर्दोषों को नुकसान पहुंचाते रहा तो फिर उसके घर में घुसकर मारेंगे, ठीक है। तो ये कहा गया है जयशंकर के द्वारा। चलिए हम देखते हैं इसके बारे में। और पाकिस्तान पर आतंकवादियों को पनाह देने और उनको ट्रेनिंग देने का आरोप लगाते हुए, यानी आतंकियों को जो ट्रेनिंग देता है पाकिस्तान की सरकार, उसको कहा गया है जयशंकर ने कहा कि भारत आतंकी हमलों को बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत जो है वो किसी प्रकार का आतंकी हमलों को बर्दाश्त नहीं करेगा और इसका जवाब जो है वो कड़ा रूप से देगा, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट न्यूज़ को देखते हैं। आज का नेक्स्ट न्यूज़ है जो कि पाकिस्तान से है। पाकिस्तान जो है वो वहाँ की जनता जो है वो भूखे मर रही है। वहाँ का जो इन्फ्लेशन है, महंगाई जो है वो पूरी तरह बढ़ चुकी है, लेकिन पाकिस्तान का सरकार जो है वो डिफेंस पे जो है वो बजट को जो है वो इंक्रीज़ कर रही है। यानी कि चाहे वहाँ की जनता जो है भूखा मर जाए उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन उसको डिफेंस को जो है वो बहुत ज़्यादा बजट दे रही है वहाँ की सरकार, ठीक है। तो उसी के बारे में हम देखते हैं आज। तो चलिए देखते हैं हम कि क्या है न्यूज़। आज का फोर्थ न्यूज़, पाकिस्तान ने मंगलवार को ऐलान किया। पाकिस्तान जो है वो मंगलवार को ऐलान किया कि 20% की भरी बढ़ोतरी कर रहा है। कहाँ पे? डिफेंस बजट में, ठीक है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सरकार ने एक बजट पेश किया, उसमें यह बताया गया, ठीक है, जिसमें वित्त वर्ष 2026 का डिफेंस खर्च के लिए 2.55 ट्रिलियन रुपये जो है वो बताया। 9 अरब डॉलर आवंटित किए गए। कितना? 9 अरब डॉलर जो है वो आवंटित किए गए डिफेंस के लिए, जबकि इस महीने समाप्त होने वाला जो वित्तीय वर्ष था उसमें से 2.1 ट्रिलियन था, ठीक है। और जबकि अब कितना कर दिया गया है? 2.55 ट्रिलियन, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट न्यूज़ को देखते हैं, जो कि अपोजिशंस के द्वारा हमारे देश में उन्होंने अपोजिशन जो कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो कह रहे हैं कि हमें डिप्टी स्पीकर को जो है वो नियुक्त कर देना चाहिए से। ये बहुत दिन से जो है वो पद जो है वो खाली है, ये मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे हैं, ठीक है। चलिए हम देखते हैं इसके बारे में। आज का फिफ्थ न्यूज़ क्या है कि खड़गे की लोकसभा डिप्टी स्पीकर चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं, ठीक है। पीएम मोदी को लेटर लिखा, कहा इतिहास में पहली बार लगातार 2 लोकसभा कार्यकाल में यह पद जो है वो खाली रहा है, इसलिए इस पद को जो है वो भरा जाना चाहिए। ये कहा जा रहा है मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा, जो कि अपोजिशंस का लीडर माने जाते हैं, अपोजिशंस का हेड जो है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं आज का नेक्स्ट न्यूज़ ईरान से है, जो कि उन्होंने जो है 9 लोगों को जो है ना वो फांसी पे लटका दिया। क्यों? वहाँ की न्यायपालिका जो है वो उसे फांसी पे लटका दिया है।
क्यों, हम इसके मामले को देखते हैं। हम आगे चलिए देखते हैं, डिस्कस करते हैं। आज का 6 न्यूज़ है ईरान से। तो ईरान की न्यायपालिका का कहना है कि उन्होंने 9 ISIS के सदस्यों को जो है ना वो फांसी पे लटका दिया है। ठीक है, चलिए हम इसके बारे में और देखते हैं। फांसी पर चढ़ाए गए लोगों के नाम जो है और पहचान जो है वो घोषणा करने से इनकार कर दिया गया है। ठीक है, और ईरानी न्यायपालिका से जुड़ी खबरों देने वाली एजेंसी मिजान ने कहा है कि इन दोषियों को फरवरी 2017 में पश्चिमी ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC के साथ झड़प में गिरफ्तार किया गया था। यानी कि जिनको फांसी की सज़ा दिया गया है उनको IRGC के साथ झड़प करने के कारण उसे जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया था और उसे अब फांसी की सज़ा जो है सुना दी गई है। IRGC ने उस समय कहा था कि उस झड़प में उसके 3 अधिकारी जो है वो मारे गए थे। IRGC का कहना है कि उस झड़प में जो है उसके 3 अधिकारी जो है वो मारे जा चुके थे। ठीक है, चलिए हम आज का नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, जो कि भारत में जो है वो लगातार जो है वो कोरोना की जो दिन प्रतिदिन जो है बढ़ते मामले दिख रहे हैं। जैसे कि 24 घंटा में जो है 324 केसेस जो है देखने को मिला है। तो इसलिए हम इस न्यूज़ को देखते हैं। आज का 7th न्यूज़ है। तो कोरोना केसेस इन इंडिया थम नहीं रहा है कोरोना का कहर। 24 घंटे में जो है 324 मामले आए हैं, जिसमें से 3 लोगों को जो है मौत होने की भी संभावना जताई जा रही है। 3 लोगों को मौत होने की संभावना जताई जा रही है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट न्यूज़ को कवर करते हैं, जो कि जयपुर से है। वहाँ पे जो है 8 लोगों को नदी में डूबने से जो है मौत हो चुका है। तो राजस्थान के जयपुर से है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इसके बारे में। ठीक है, कि क्या है न्यूज़। आज का 8 न्यूज़ है। जयपुर में टोंक पिकनिक मनाने गए 8 युवकों की बनास नदी, कहाँ पे, बनास नदी में जो है वो डूबने से मौत हो गई, जबकि 3 युवकों को जो है वो बचा लिया गया है। 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 3 लोगों की जो है वो बचा लिया गया है। ठीक है, और चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। आज का नेक्स्ट न्यूज़ है, जो कि संयुक्त राष्ट्र ने जो है वो भारत की जो है वो बता रहा है कि जनसंख्या जो है उसकी दैनिक जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, और उन्होंने आकलन किया कि 28% जो अभी हैं वो हमारे देश में युवा हैं। कोर जो युवा जो पाए जाते हैं वो 28% युवा हैं, जबकि 7% जो है वो बूढ़े लोगों की जनसंख्या पाया गया है। ठीक है, ये संयुक्त राष्ट्र की जो रिपोर्ट आया है उन्हें बताया गया है। चलिए हम इसको बारे में डिटेल देखते हैं कि क्या है। आज का 9 न्यूज़ है। संयुक्त राष्ट्र ने अनुमान लगाया कि भारत की जो है जनसंख्या जो है 2025 में 1.46 अरब तक पहुंच जाएगी। 2025 तक जो है 1.46 अरब तक जो है वो पहुंच जाने का आकलन बताया जा रहा है, जो दुनिया में सबसे अधिक है। दुनिया में जो है सबसे अधिक आबादी अभी भी है भारत में, और आगे बताया जा रहा है कि 2025 तक 1.46 अरब तक पहुंच जाएगा। प्रजनन दर जो है वो देखो, प्रतिस्थापन दर 2.1 से नीचे गिरकर कितना हो गया है, 1.9 हो गया। यानी कि जो बच्चे पैदा करने की जो क्षमता जो है, और बच्चे पैदा करने की जो महिलाएं जो है वो बच्चे पैदा करना से इनकार करने लगी है। ठीक है, और हो सकता है कि दूसरे देशों की तरह जहाँ पे बच्चे पैदा करने के लिए पैसा देना पड़ता है, वैसा भारत में भी आगे आने वाले समय में हो सकता है। तो इस तरीके से रेट देखा जा रहा है कि जो अब औरतें जो है वो बच्चे पैदा करने से इग्नोर कर रही है और मैक्सिमम बच्चों की जगह मिनिमम कर रही है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि क्या है रिपोर्ट। भारत में युवा जनसंख्या जो है वो अभी जो है वो कितना है, 0 से 14 आयु वर्ग के लोगों को जो है वो 24% है। कितना, 24%। और 15 से 64 आयु वर्ग के लोगों को जो है 15 से 69% जनसंख्या है। 15 से 64 वर्ग के लोगों को, जो संभावित जनसंख्या के लाभांश को दर्शाती है। यानी कि जिस देश में युवा जो है सबसे ज़्यादा रहती है वहाँ पे स्कोप ज़्यादा रहता है कि वहाँ पे सरकार जो है वो ज़्यादा फोकस करेगी, क्या है कि वहाँ पे कोर जो है युवा है, जिसके अंदर ऊर्जा है, वो कुछ भी काम को जो है वो कर सकती है। ठीक है, तो ऐसा बताया जाता है कि भारत के पास जो है ऊर्जा जो जनसंख्या है वो पूरी तौर पे
भरा है, लेकिन सरकार जो है उसको यूज़ नहीं कर पा रही है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं इसके बारे में। बुजुर्ग जनसंख्या जो बताया जा रहा है 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की जो जनसंख्या है वो 7% से, कितना 7%, और जीवन प्रत्यांश में सुधार के साथ आने वाले दशकों में इस आयु वर्ग के लोगों की जनसंख्या जो है बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। और इसमें जो है वो बढ़ने की जनसंख्या जो है संभावना जताई जा रही है, क्योंकि बच्चे जो है वो पैदा करने से औरतें जो है वो अब इग्नोर करने लगी है और मिनिमम बच्चों को पैदा कर रही है। तो इससे होगा क्या, इससे जो है वो बूढ़े लोगों की जनसंख्या जो है बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज का नेक्स्ट न्यूज़ है जो कि बिहार से पटना से है। ठीक है, जो कि वहाँ पे अब मेट्रो चलेगी और ऊपर से फ्लाईओवर 3 लेयर का जो है वो रोड भी है ना, और नीचे से मेट्रो चलेगी। उसको आज जो है वो लोकार्पण करेंगे नीतीश कुमार। ठीक है, तो चलिए आज का इसके बारे में देखते हैं आज का 10th न्यूज़ जो कि है लास्ट न्यूज़। और यहाँ पे बताया गया है कि देश का पहला जो है ट्रू लेन डबल डेकर जो है एलिवेटेड कॉरिडोर की सौगात मिलने वाला है। कहाँ, पटना को। ठीक है, ज़मीन के नीचे से जो है वो मेट्रो और ऊपर से जो है 3 लेयर का रोड है। ठीक है, ये डबल डेयर एलिवेटेड जो है फ्लाईओवर गांधी मैदान के पीएमसीएच जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, वहाँ से जो है इस होते हुए अशोक राजपथ और साइंस कॉलेज जो कि है और NIT को जोड़ेगा। इन सब चीज़ को, इन मार्गों को जो है वो जोड़ते हुए ये रोड जो है वो क्रॉस करेगा और जहाँ से बुलेट भी चलेगी। इस अनोखे फ्लाईओवर से गांधी मैदान से अशोक राजपथ वाले रास्ते में मिलने वाला जाम से लोगों को अस्थायी निजात मिलेगी। यानी इस तरीके से जो है वो अस्थायी रूप से उसे निजात मिलेगी, जो कि जाम मिलता है पटना में ज़्यादा, इससे जाम जो है वो कम होने की बताया जा रहा है। ठीक है, वास्तविक रूप से कम होगा अगर ज़्यादा सरकार इन सब चीज़ों पे फोकस करती है, ज़्यादा रोड बनाती है, और तो वहाँ पे भीड़ भाड़ जो है वो कम हो सकता है और यह ट्रैफिक का सीधा समाधान साबित होगा। इस परियोजना पर कुल जो है वो 422 करोड़ रुपये जो है वो खर्च किए गए हैं और 15 जनवरी 2022 को शुरू हुए इस फ्लाईओवर का निर्माण जो है वो 31 मई 2025 को पूरा हो चुका है। और ठीक है, इसका उद्घाटन जो है वो आज होगा। ठीक है, ये जो शुरू हुआ था कब हुआ था, 15 जनवरी 2022 को, और बन के तैयार हुआ 31 मई 2025 को। ठीक है, तो ये था आज का न्यूज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।